नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के अपने आदेश को वापस ले लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने ये जानकारी दी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महायुति में खींचतान चल रही है, अभी तक सीएम का नाम नहीं तय हुआ है। हर बात के लिए कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। इस दौरान स्टेट वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिस पर पूरी राजनीति की जा रही है और ये इनकी हिपोक्रेसी है। इस बीच महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर भी खबर आ चुकी है कि 5 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण होगा और देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी के लिए आजाद मैदान को सजाया जा रहा है। वहीं अघाड़ी अपने खात्मे की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो कैसे महाराष्ट्र में वक्फ स्टेट को 10,000 करोड़ देने के आदेश को रद्द करने पर मचा है सियासी बवाल? क्यों अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को लगा दिया गया है ठिकाने? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वक्फ स्टेट को जो 10,000 करोड़ का दिया गया था, उस आदेश को वापस रद्द कर दिया गया है, जिस पर सियासी घमासान मचा है। भाई, ये कौन लोग हैं जो इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है वक्फ के ऊपर जब कानून आया था क्यों वॉकआउट कर गए थे आप अपना पोजीशन तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी शिंदे तो क्लियर कट वक्फ के खिलाफ है। इन्होंने तो अपना पोजीशन क्लियर कर लिया और उसी के तहत कोई वैचारिक उसको कह सकते हैं कि कंट्राडिक्शन ना आए, इसलिए जो मदद दी जा रही थी वापस ले लिया गया। कौन सा आसमान गिर गया? आप अपनी बात करो, आप किधर हो? क्योंकि वक्फ के ऊपर तो अभी तो खेल शुरू हुआ है और एक ऐसा खेल शुरू हुआ है कि देश भर में जहां जहां और उस तरह के मंदिरों की संख्या 1800 है, जहां जहां मस्जिद बनाई गई मंदिर को तोड़ के एक नया नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई देश में राजनीति जो है किस तरीके से वक्फ के ऊपर खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये जो इस सेशन में लेकर नहीं आएंगे, अगले सेशन में लेकर के आएंगे, तो वो पकवान जो है थोड़ा कायदे से पक जाए। थोड़ा सा स्ट्रेटजी की दृष्टि से ये वक्त हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियों को नेस्तो नाबूद कर देगा। कारण बहुत ही सिंपल है। जब आप हिंदुओं के मंदिरों के अधिकार को देने में आप नाटक करोगे तो वक्फ को किस तरीके से आप फुल फ्लेजेड अधिकार देने की बात कर सकते हो? यह कहानी चल रही है। उद्धव ठाकरे इस तरह के मसले को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न वो घर के रहे न घाट के रहे। वो अघाड़ी से निकलेंगे नहीं, उनको निकाल दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी ने फिर से दोहराया, कांग्रेस पार्टी ने फिर से दोहराया कि बीजेपी के साथ हमारा वैचारिक लड़ाई है। उस वैचारिक लड़ाई में उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है। खड़गे ने क्या कहा? खड़गे ने कहा कि हम लोगों को हार इसलिए मिल रही है क्योंकि सबसे प्राइम रीजन हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल वो खत्म हो गया है। देयर इज नो मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन हमारा ये इंडी गठबंधन को बचाने के चक्कर में हम जो ग्राउंड छोड़ते चले जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा है। तो ऑलरेडी एक तरीके से इशारा कर दिया गया, इसलिए तो इतने दिन बीत गए। राहुल गांधी ने अभी तक फोन नहीं किया, खड़गे ने उद्धव ठाकरे को फोन करके कोई सांत्वना नहीं दी। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी चला रहे हैं और ये अघाड़ी नाम की गाड़ी वो एक्सीडेंट हो चुकी है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर आए उद्धव गुट ने जिस तरह से वक्फ स्टेट पर अपना स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है? देखिए, जिस तरीके से अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी में हंगामा चल रहा है, उसमें राज्यसभा में 2 सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के। एक तरफ संजय राउत है, दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा और राउत का 2028 में। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन है एक तरह का, और इन दोनों के वैचारिक अंतर को देखिए। प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव के पहले भी कंफ्यूज
कंफ्यूज मतलब वो उद्धव ठाकरे के विधायकों और सांसदों के साथ खड़ी नजर आती है। और इसी के बाद चुनाव परिणाम के बाद भी उनके स्टेटमेंट जो रहे कंफ्यूजन वाले रहे कि हम पूरी तरीके से कांग्रेस वाले गुट में नहीं हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं है। ये उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद बता रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे की मीटिंग में भी ये चर्चा हुई कि हमें आइडियोलॉजिकली अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ नहीं रह सकते। अब वक्फ बोर्ड की बात है, इसमें तो सामान्य तरीके से दिख रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी वही बात बोल रही हैं जो उद्धव ठाकरे के सांसद बोल रहे हैं। 9 सांसद हैं लोकसभा में, और ये लोग, इन लोगों ने कहा कि पिछली बार हम वॉकआउट किए, लेकिन वॉकआउट का मतलब क्या होता है? लोगों के अंदर यही धारणा बनी और मैसेज भी यही गया कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से गुस्से में थे, ये उसका विरोध करने के लिए वॉकआउट किए, ये उसका समर्थन करने के लिए नहीं किए। समर्थन करने के लिए तो उद्धव ठाकरे को व्हिप जारी करना पड़ेगा। वो बोलते कि नहीं नहीं, संसद में हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ हैं, हम व्हिप जारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है, हम इस मुद्दे पर साथ हैं और इसलिए हम इस मुद्दे पर पक्ष में वोटिंग करेंगे। जैसे पहले कोई एनडीए के सहयोगी पार्टनर तो बीजू जनता दल थी नहीं, फिर भी नवीन पटनायक कई मुद्दों पर साथ दिए और उन्होंने व्हिप जारी करके अपने सांसदों को बिल के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा। जगन मोहन रेड्डी भी वही किया करते थे और कुछ समय तक ये केसीआर भी किया करते थे, जब तक हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ था और जब तक ये नहीं लगा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अब आ रही है, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मोदी के साथ थे अलग अलग मुद्दों पर। तो उद्धव ठाकरे की समस्या उनके सांसद पैदा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल पर, और इसलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने जो बोला, इसका मतलब है कि अब वो जो पहले ये इस्लामिक मुद्दा लेकर चले थे और सो कॉल्ड सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव में साथ में मिल गया कि आपका ये आधार हमें पसंद नहीं है, तो उसके बाद अब कंपटीशन किससे कर रहे हैं? शिंदे से कंपटीशन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से। मुद्दा क्या है? हिंदुत्व का, कि हिंदुत्व के मुद्दे पर देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये शिंदे, इन लोगों ने इन्हीं लोगों के खिलाफ बोल बोल के चुनाव जीता है और वक्फ बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपया दे दिया। ये पहले जो नोटिस जारी हुआ, नोटिफिकेशन आया, गलती से, ये भूल चूक से वो रिलीज हो गया था अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा, मंत्री ने नहीं इंटरफेयर किया था। ऑटोमेटिकली जैसे होता है हर साल जा रहा है, तो इस साल भी इस पे कंफ्यूजन ना हो, मंत्रालय ने जारी कर दिया, विभाग ने, और उसके बाद ये जानकारी मिली तो मंत्रालय ने वापस ले लिया। यानी कि सरकार नहीं चाहती है, लेकिन सिस्टम जिसमें आईएएस लॉबी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, आईएएस लॉबी, अब उन लोगों को ऑटोमेटिक सिस्टम पता है कि किस विभाग को कहां कहां कितना पैसा जाना है, और उसमें चला गया, चूक का पता चला तो इन लोगों ने वापस ले लिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी को एक मौका मिला, मतलब उद्धव ठाकरे के उस गुट को मौका मिला जो अघाड़ी के साथ नहीं, जो कांग्रेस के साथ नहीं, जो उस विचारधारा के साथ नहीं जो उद्धव ठाकरे आजकल चल रहे हैं, यानी कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के साथ नहीं है। उन लोगों ने दबाव बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता के तौर पर आती हैं, उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि नहीं, हम कंपटीटर हैं, हम दबाव दे रहे हैं, हमारा क्रेडिट चाहिए, हमने 10,000 करोड़ रुकवा दिया वक्फ बोर्ड को। और इसलिए ये आजकल जो हिंदुत्व का मुद्दा महाराष्ट्र में चला है, उसमें अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब आगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा और उसमें इनके सांसद इतना दबाव बना रहे हैं कि अब हम वॉकआउट नहीं करेंगे, हम देंगे समर्थन में वोट। अगर आपकी सहमति है तो ठीक है, सहमति नहीं है तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद इनके साथ रहे नहीं, गायब हो जाएं, और फिर अभी तो विधायक ही खत्म हुए हैं, सांसद भी एक भी नहीं रहेगा। स्थिति ऐसी हो गई है उद्धव ठाकरे की। तो समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं, लेकिन महायुति की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और इससे विपक्ष का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी उसे बड़ा झटका लगा है। देखिए विपक्ष की नैरेटिव क्या है, अभी तो हार के बाद एक ही नैरेटिव चल रहा है कि ईवीएम ठीक नहीं है जी। हार से पहले क्या नैरेटिव चल रहा था? अडानी अडानी अडानी, खटाखट खटाखट खटाखट। ये कोई नैरेटिव है? कोई वैचारिक पोजीशन है? विपक्ष का नैरेटिव कंफ्यूज्ड नैरेटिव है। ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर्स कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल पोजीशन को तय कर रहे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई। किसी पार्टी का आइडियोलॉजिकल पोजीशन तो तब तय होगा कि जब आप नेताओं के साथ बैठते हो, बातचीत करते हो, ग्राउंड के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हो कि देश की जनता क्या सोच रही है। आप लगे पड़े हो, राहुल गांधी कुछ भी वो बोल देते हैं, पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ चल पड़ती है और साथ में पीछे पीछे जो है वो इंडी गठबंधन के बाकी लोग चल पड़ते हैं। यही तक हो रहा था। अभी नैरेटिव को ये बीजेपी वाले नहीं तोड़ रहे, नैरेटिव को खतरा इंडी गठबंधन के अंदर से मिल रहा है। अलग चले गए अरविंद केजरीवाल, अलग हो गई ममता बनर्जी, अलग हो गए उद्धव ठाकरे, अलग हो गए शरद पवार। शरद पवार तो पहले से ही बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया में अडानी अडानी कर रहे हैं और मालूम चला तस्वीर आ रही है अडानी और शरद पवार घर के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। बताइए, तो ये किस तरह का नैरेटिव है? तो ये कांग्रेस पार्टी वो मोदी को किस हिसाब से अटैक करे वो तो इनके पास नहीं है। और कल ये जो CWC की जो बैठक हुई है और उसके बाद से ये मीडिया वालों ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया कि ईवीएम का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जो है ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना है, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़ा करना है। ये कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन की तरफ से आया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि भाई ईवीएम तो छोटी बात है, हमारा विश्वास ही नहीं है चुनावी प्रक्रिया में, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है हमें, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है वो उस पूरे प्रोसेस में हमको भरोसा नहीं है। भाई ये बता दो, 70 साल तुम लोग रूल किए, किस प्रक्रिया से किए, किस प्रक्रिया से किए? तो ये वाहियात चीजें, और मैंने मुझे माफ कीजिए लेकिन ये दलालों की जो पूरा झुंड जो मीडिया में घुसा हुआ है, ईवीएम 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 माथा खराब करके रखा हुआ है। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, कुछ नहीं, और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को आप आगे बढ़ाते हो। भाई सारे मर गए या नशे में धुत हो गए पत्रकार, इतने बड़े बड़े एडिटर, इतने बड़े बड़े चैनलों के मालिक, हजारों करोड़ रुपए साल में फूंक देते हो। भाई 5 आदमी को लगाओ जो ईवीएम के ऊपर कंक्रीट तरीके। एक बात समझ लीजिए, वो पत्रकार, वो अखबार, वो टेलीविजन चैनल, वो दलाल है जो ईवीएम के क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रहा है बिना किसी सबूत के। राहुल गांधी ने ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिया, ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हेडिंग डाल दिया। भाई अंदर तो कोई पढ़ नहीं रहा है कि भाई राहुल गांधी का बयान है, आपने हेडलाइन दे दिया। आपको हर ईवीएम के आर्टिकल में, हर ईवीएम के ऊपर जो डिस्कशन, हर ईवीएम के ऊपर जो न्यूज आप देते हो, उसमें ये बताना बिल्कुल जरूरी है अगर देश को बचाना है कि ये ईवीएम के ऊपर जितना सवाल उठा रहे हैं, 55 बार सुप्रीम कोर्ट ने इनके चेहरे पे कालिक पोती है और ये लोग आज तक ईवीएम के ऊपर एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल। और इधर महायुति को लेकर खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इतना विलंब क्यों? देखिए, विलंब में कंफ्यूजन था जी। ये कंफ्यूजन एक नाथ शिंदे के दिमाग में, और ये कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होता है क्योंकि ये राजनीति में एक बहुत बड़ा पद मिला एक नाथ शिंदे को, और वो अचानक से मिला। एक नाथ शिंदे कभी ये सोचे भी नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जिस पार्टी में वो थे, शिवसेना में, जब से उद्धव ठाकरे ये सोचने लगे कि अब हमारे परिवार को डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए, विधायक या एमएलसी या राज्यसभा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, उस समय के बाद से क्या एक नाथ शिंदे ये सोच सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के परिवार के अलावा शिवसेना के अंदर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? बाला साहब ठाकरे थे, वो इस चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे, तो वहां पर किसी का भी नंबर आ सकता था शिवसेना के अंदर। अब अचानक से इन्होंने 40 विधायक तोड़े,
40 विधायक के साथ अपनी पार्टी बनाई, शिवसेना उसका नाम रखा गया और शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां 105 विधायकों वाली पार्टी इनको सीएम बना दी और इनके बाद इनको लगने लगा कि अब तो हम परमानेंट सीएम हो गए, ये बिहार का मॉडल ले आएंगे। बिहार का मॉडल और महाराष्ट्र का मॉडल में अंतर है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रहो, कितनी बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवसेना का सीएम हुआ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सीएम हुआ। देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते हुए भी आप थे और उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस को कहा गया कि आप सीएम से डिप्टी सीएम बन जाइए, उन्होंने तो उफ तक नहीं कहा। आपके दिमाग में उठ रहा है कि नहीं सीएम है तो फिर सीएम से डिप्टी सीएम कैसे बन जाए, ये मंत्रालय चाहिए, वो विभाग चाहिए, ये कंफ्यूजन थी उनके दिमाग में। और ये बताया गया उनके सलाहकारों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, जो समझदार है। कुछ लोग हैं जो मीडिया में आकर बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोभ नहीं है कि सीएम का पद मिल जाएगा, हम सीएम बना लेंगे और इसको दरकिनार कर देंगे। नहीं तो 2 मिनट लगता, शिंदे गायब हो जाते। 41 विधायक तो अजीत पवार के साथ है, एक बार भी उन्होंने कुछ कहा, डिमांड रखी, जबकि वो अलग विचारधारा के लोग हैं, उनको डिमांड रखना चाहिए था, शिंदे डिमांड रख रहे थे। तो ये कंफ्यूजन जो चल रहा था उसमें इनको लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बताया गया कि देखो भाई, हम इसलिए आपके साथ हैं, हम इसलिए आपको बचाना चाहते हैं, सरकार में शामिल रखना चाहते हैं, ताकि ये जीत हिंदुओं की हुई है, हिंदुत्व की हुई है और एक हिंदुत्व वाली पार्टी को हम अलग नहीं करना चाहते हैं, हम साथ सहयोग लेकर चलना चाहते हैं। 13 सीटें, 13 विधायक हमें चाहिए, अकेले भी सरकार बना सकते हैं। और दूसरी तरफ उनके सलाहकारों ने बोला आपके पार्टी के अंदर ही 10 से 15 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे। ऐसा ना हो कि जैसे बिहार में वीआईपी चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ और उसके बाद नेगोशिएट करने लगी, सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो स्थिति ना हो जाए। उद्धव ठाकरे से सबक ले लीजिए, उन्होंने भी यही किया और उसके बाद आज उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन रहा एकनाथ शिंदे के दिमाग में, वही इतना विलंब कर रहा था और इसके बाद अब धीरे धीरे उनका कंफ्यूजन खत्म हो रहा है कि राजनीतिक भविष्य हमारा कहां है, किस दिशा में है। महाराष्ट्र की राजनीति में हम कैसे सरवाइव करेंगे, कौन हमारा सहयोगी और कौन हमें बेवकूफ बना रहा है। संजय राउत हर पार्टी में है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत उद्धव ठाकरे को भ्रमित कर दिया और एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी 5-7 चापलूस गैंग है जो एकनाथ शिंदे को भ्रमित करते हैं। ये सीएम, गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम के पद को लेकर ये उनके चक्कर में अगर फंस गए तो फिर उद्धव ठाकरे से भी खराब स्थिति इनकी होगी। इसलिए कंफ्यूजन लगभग अब खत्म हो चुका है, अब सरकार बनने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आते ही अब वक्त पर बीजेपी के फैसले से भी अघाड़ी में संग्राम तेज हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक कहे कि पूरी तरह से जो तस्वीर है अब वो साफ हो चुकी है और महायुति की सरकार बनने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।